प्रकाश सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक मैं लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं वह भूगोल का सेक्शन है मानसून। अभी जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में मानसून के आगमन का ही महीना ये होता है। बहुत जल्द ही न्यूज में सुनने को मिलेगा कि मानसून का आगमन हो गया और 4 से 5 जून को केरल में लगभग 4-5 के आसपास लगभग मानसून का प्रवेश केरल में होता हुआ पूरे भारत में प्रवेश करता है। तो आज हम इसे समझेंगे कि मानसून भारत में प्रवेश क्यों करता है, कैसे करता है, परिस्थितियां कौन कौन सी बनती हैं जिनके वजह से मानसून का भारत में आगमन होता है और किन परिस्थितियों के कारण मानसून वापस लौट जाता है। ऋतुएं बदलती हैं तो उसके पीछे कारण क्या है और उन ऋतुओं में जाड़ा, गर्मी, बरसात ये सब जो मौसम आते हैं इनके पीछे कारण क्या है। इन कारणों को समझने के लिए हमें सबसे पहले कटिबंध क्षेत्र को जानना होगा और इन्हीं कटिबंध क्षेत्रों में दाब क्षेत्रों को भी जानना होगा और हवाओं की दिशा को जानना होगा। इन तीनों को अगर अच्छे से हम जान गए तो पूरा मानसून हम अच्छे से समझेंगे और जान जाएंगे कि मानसून का आगमन कैसे हो रहा है। तो हवाओं की दिशा हो या कटिबंध क्षेत्र हो या दाब क्षेत्र हो, इन समस्त चीजों को आइए हम देखते हैं। और इसके लिए जो सबसे पहले आपको समझना होगा वो है सूर्य की स्थिति को समझना कि सूर्य के स्थिति से ही ये सारी चीजें घटित होती हैं। और सूर्य की जो स्थिति है कभी विषुवत रेखा पर, कभी कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर, अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर जो सूर्य की स्थिति है इसी वजह से मौसम का परिवर्तन होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है और इस 23.5 डिग्री के अक्षीय झुकाव के कारण मौसम का परिवर्तन होता रहता है। अगर ये अक्षीय झुकाव न होता तो ये जो अभी आप देख रहे हैं कि 21 जून को कर्क रेखा पे, 21-22 दिसंबर को मकर रेखा पे, 21 मार्च को विषुवत रेखा पे, 22-23 सितंबर को विषुवत रेखा पे, तो ये आपको देखने को नहीं मिलता। और अगर ये नहीं मिलता एक ही जगह पे, मान लीजिए विषुवत रेखा पे ही सूर्य स्थिर होता या कर्क रेखा पे ही सूर्य स्थिर होता तो क्या होता, सालों भर एक प्रकार का मौसम देखने को मिलता। जब मार्च का महीना था अभी जो बीत गया तो 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर था, तो सूर्य 21 मार्च से फिर आगे जब 22 मार्च में पहुंचा तो सूर्य उत्तरायण हो गया। यानी कि इस 0 डिग्री से 0 डिग्री ये जो दिखाई दे रहा है, इस 0 डिग्री से उत्तर की ओर जब सूर्य आगे बढ़ता है और जब फिर वापस लौटकर विषुवत रेखा पर उपस्थित होगा तो ये जो स्थिति है इसे हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। और फिर जब सितंबर से दिसंबर को मकर रेखा पे होते हुए फिर वापस 21 मार्च को जब पहुंचता है तो ये सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है। तो सूर्य अभी उत्तरायण की स्थिति में है और 21 जून वो डेट है जब सूर्य कर्क रेखा पर अपनी लंबवत किरणें डालेगा। और सूर्य की स्थिति जानते ही हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो मार्च से ही भारतीय क्षेत्र में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है और 21 जून को बिल्कुल अपने पीक पर होती है। और फिर 21 जून से फिर वो दक्षिण की ओर जाना शुरू करेगा और 22-23 सितंबर को विषुवत रेखा पे पहुंचेगा। तो ये जो मौसम होगा 21 मार्च से 23 सितंबर का, ये उत्तरी गोलार्ध के लिए ग्रीष्मकालीन मौसम होगा, गर्मी का मौसम रहेगा। और फिर जब सितंबर से दक्षिण की ओर जाना शुरू करेगा तो उत्तरी गोलार्ध में जहां हम लोग हैं, भारत जहां है, वो जाड़े का मौसम शुरू होगा। और जब 21-22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी अपने चरम पे होगी जबकि उत्तरी गोलार्ध में ठंडी अपने चरम पे होगी। तो ये स्थिति सूर्य के होने की वजह से अभी आप देखेंगे कि इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, अब देखिए इसमें ये जो है ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पे सूर्य की स्थिति लगभग बराबर होती है। यहाँ से लगभग 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच सूर्य सालों भर 12 घंटे दिन 12 घंटे दिन रात की स्थिति बनाता है। और यहाँ 21 जून को यहाँ पहुंचना, 22 दिसंबर को यहाँ पहुंचना, ये आना जाना सालों भर बना रहता है। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में 3 महीने, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचने में 3 महीने, फिर यहाँ से वापस 3 महीने और फिर यहाँ से वापस 3 महीने। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि साल पूरा ऐसे ही गुजरता जाता है। और ये जो 10 डिग्री तक का एरिया है, यहाँ के अलावा कहीं भी पूरे गोलार्ध में सालों भर 12 घंटे दिन 12 घंटे रात नहीं होते। इसलिए 0 से 10 के बीच की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, यानी कि 0 से 10 डिग्री उत्तरी और 0 से 10 डिग्री दक्षिणी, ये स्थिति जो 12 घंटे दिन 12 घंटे की रात की होती है, ये विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करता है। क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है इसलिए विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ देखें ये विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र है। 0 से 10 के बीच का जो हिस्सा है यह विषुवतीय
निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करता है। अब यहाँ देखिए, कटिबंध की बात पहले कर ले तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो स्थिति है, यह जो कटिबंध है, ये जो पेटी है, इस बीच की पेटी को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी सालों भर लगभग बराबर रहती है। औसत तापमान यहाँ का जब निकाला जाएगा तो यहाँ लगभग 20 से 25 डिग्री तापमान निकलता है, इसीलिए यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। फिर कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक का एरिया, यह हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, और आर्कटिक रेखा से ध्रुव तक के बीच का जो ये हिस्सा है, इसे शीत कटिबंध कहते हैं। यह उपोष्ण कटिबंध और यह उष्ण कटिबंध, यह फिर उपोष्ण, यह शीत, तो ये स्थिति इसकी बनी रहती है। ये कटिबंध जो बताते हैं, ये एक पेटी भी इसे कहते हैं। ये कटिबंध बताते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी, मौसम और जलवायु में अंतर आप जानते होंगे। मौसम किसी भी स्थान के अल्पकालिक दशा है, वहाँ के तापमान, वहाँ के आर्द्रता, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा, वहाँ की वर्षा, वहाँ के तापमान, ये सभी चीजों को मिला करके जो अल्पकालिक दशा निकाली जाती है उसे मौसम कहते हैं, और जब उसे वार्षिक आधार पर हम औसत निकालते हैं तो जलवायु कहते हैं। तो ये जो कटिबंध बना रहे हैं, ये औसत दशा बताते हैं। ये कटिबंध क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ की जलवायु उष्ण है, यहाँ की जलवायु उपोष्ण है, यहाँ की जलवायु शीत है, यानी कि ठंडा है। तो ये था कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए, कटिबंधीय क्षेत्र के बाद अब दाब क्षेत्र पे आते हैं। कटिबंध क्षेत्र समझ में आए, अब दाब क्षेत्र पे आते हैं। दाब क्षेत्र क्या होते हैं? मानसून को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम दाब क्षेत्रों को जाने। अब अगर आप दाब क्षेत्रों को नहीं याद रखते हैं तो मानसून समझ में नहीं आएगा। इसलिए दाब क्षेत्र का सीधा सीधा संबंध हवाओं से होता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। उच्च दाब का मतलब है कि हवा ठंडी है, और ठंडी हवाओं की प्रवृत्ति होती है कि हवा वो बैठती है, यानी कि जहां हवा ठंडी होगी उसमें उसका घनत्व बढ़ेगा और हवाएं ठंडी होकर के बैठेंगी, और जहां हवाएं गर्म होंगी उनका घनत्व घटेगा और हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। और जहां गर्मी बढ़ती है वहां निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और वहां से हवाएं ऊपर उठती हैं, और उस स्थान को भरने के लिए जो आसपास की ठंडी हवा है वो उस स्थान को भरती है। जैसे अपने आसपास आप लोग देखे होंगे कि आंधी कब आती है, तो आंधी आने से पहले शांति सी छा जाती है, कहीं हवा जा नहीं रही होती है। बिल्कुल जिसे आप बचपन में पढ़े होंगे कि जब बैरोमीटर पर पारा बिल्कुल निम्न स्थिति बताता है तो इसका मतलब है कि आंधी आने वाली है। यानी कि निम्न दाब क्षेत्र बैरोमीटर पर तापमान का, पारे का गिरना बताता है कि निम्न दाब क्षेत्र बन चुका है, यानी कि प्रेशर बिल्कुल कम हो चुका है। और प्रेशर कम तब होता है जब हवाएं गर्म होती हैं, और हवाएं जहां गर्म होती हैं वहां निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और हवाओं की दिशा है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। अब यहाँ देखते हैं 0 से 10 डिग्री तक। अभी हमने बताया कि यहाँ 0 से 10 के बीच विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और यहाँ निम्न दाब क्षेत्र का मतलब होता है कि हवाएं ऊपर उठ रही हैं। तो यहाँ 0 से 10 के बीच, जहाँ सालों भर 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होते हैं, 12 घंटे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, और यहाँ गर्मी हमेशा सालों भर एक प्रकार का बना रहता है, इसलिए हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने से यहाँ से अपने आसपास के क्षेत्रों की हवाओं को ये अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो ये विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र है। इसके आसपास यानी कि 30 से 35 डिग्री के आसपास उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र है। यहाँ विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र था, और यहाँ उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब, और यहाँ उपध्रुवीय निम्न दाब, यहाँ उपध्रुवीय निम्न दाब, और ये है ध्रुवीय उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब। इसी प्रकार यहाँ भी उपोष्ण उच्च दाब, और यहाँ उपध्रुवीय निम्न दाब, और यहाँ ध्रुवीय उच्च दाब। यहाँ उच्च दाब का मतलब है कि वहाँ हवाएं ठंडी होकर बैठ रही हैं, और यहाँ जहाँ निम्न दाब क्षेत्र है वहाँ हवाएं ऊपर उठ रही हैं। तो निम्न दाब का मतलब अभी हमने देखा कि हवाओं का ऊपर उठना तो निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करता है। तो जब यहाँ निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है तो ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इन हवाओं को सीधा उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलना था, लेकिन यहाँ पर इसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी में घूर्णन के कारण, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन कहाँ से कहाँ की ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन इस ओर है। तो हवाओं की दिशा यहाँ से विक्षेपित होकर के, इस घूर्णन के कारण यहाँ से विक्षेपित होकर के इस ओर चली आई। तो ये है विक्षेपण। यहाँ से भी इस हवा को यहाँ विक्षेपित कर दे रहे हैं। इसके लिए कारण कौन है? पृथ्वी का घूर्णन। और इस घूर्णन के कारण जो एक बल कार्य करता है उसी को कहा जाता है कोरियालिस बल। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो हवा
उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर समकोण पर चलना चाहिए था, वो समकोण पर न चलकर अपने पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की जो दिशा है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसे ही जो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर चल रही थी हवाएं, इसे ही व्यापारिक पवन कहा जाता है। और उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर भी यही क्रिया हो रही थी। तो यहाँ जो उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर जा रही हवाएं, उसे कहते हैं पछुआ पवन। और ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो हवाएं चल रही हैं, उसे ध्रुवीय पवन कहते हैं। ये स्थायी पवनें हैं, ये सालों भर अपने स्थान पर ऐसे ही बनी रहती हैं। और यहाँ से चली हुई हवाएं, यानी कि यहाँ गौर कीजिए, यहाँ से जो हवा चली, ये चलते हुए जब यहाँ से ऊपर उठती हैं तो ये वापस अपने जहां से ये आई थी उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ओर गिरती हैं। इसे आप इस रूप में देखिए, ये 0 डिग्री है, यहाँ से 0 डिग्री से हवाएं ऊपर उठी और दोनों ओर से ऊपर उठी और ऊपर उठ करके ये वापस उसी क्षेत्र की ओर गई और यहाँ जाकर के ये वापस उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ओर, यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच, इधर भी उत्तर भी और दक्षिण भी दोनों ओर ये वापस गिरती हैं। और गिरने के बाद ये 2 भागों में बट जाती हैं। एक चला जाता है विषुवतीय निम्न दाब की क्षेत्र की ओर और दूसरा चला जाता है उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर। दोनों निम्न दाब क्षेत्र की ओर चल देती हैं और ये जो सेल बनता है, यानी कि व्यापारिक पवनों के द्वारा एक सेल का निर्माण किया जाता है जिसे हेडली सेल कहा जाता है। और ये व्यापारिक पवन ये वही है, ये देखिए, ये व्यापारिक पवन है और यहाँ ये व्यापारिक पवन है। इसे हर तरीके से याद रखने की जरूरत है। व्यापारिक पवन की दिशा उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर और पछुआ पवन की दिशा उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर। अब इसे आगे और समझिए। कोरियालिस बल समझ में आया। अब इसी बल को फेरल ने इसे और परिभाषित किया। फेरल का कहना है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कोरियालिस ने कहा कि हवाएं विक्षेपित होती हैं, यानी कि घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इसे कोरियालिस अगर बल कहा जाए तो ये कोरियालिस बल है और फेरल का नियम भी यही कहता है। इसलिए कोरियालिस बल और फेरल का नियम अलग अलग नहीं है, दोनों मिलते जुलते हैं। दोनों ने लगभग एक ही सिद्धांत दिए हैं, लेकिन फेरल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ेंगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से चली हुई हवा विषुवतीय निम्न दाब की क्षेत्र की ओर जो चली थी, तो उसकी दिशा बदलकर ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो चुकी है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की हवा जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही थी, वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा चुकी है, उत्तर पश्चिम की ओर जा चुकी है। वैसे ही पछुआ पवन की स्थिति है, वैसे ही ध्रुवीय क्षेत्र की स्थिति है। तो ध्रुवीय पवन भी अपनी दिशा बदल रहा है, यानी कि सभी हवाएं विक्षेपित हो रही हैं और यही कोरियालिस बल है, यही फेरल का नियम है। और हेडली के व्यापारिक पवनों के द्वारा जो सेल का निर्माण हो रहा है उसे हेडली सेल कहते हैं। पछुआ पवन के द्वारा जो सेल का निर्माण हो रहा है उसे फेरल सेल कहते हैं और ध्रुवीय पवनों के द्वारा जो सेल का निर्माण होता है उसे पोलर सेल कहते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री के पास ध्रुवीय क्षेत्र की हवाएं, यानी कि ये ध्रुवीय पवन है जो उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर गई थी और वहीं से ये वापस ऊपर उठी थी और ऊपर उठ करके ये फिर ध्रुवीय क्षेत्र की ओर गिर गई। अब इसी में एक चीज और समझते हैं। यहाँ 0 डिग्री के पास 0 से 10 के बीच जो हमने देखा कि हवाएं दोनों ओर से व्यापारिक पवनें अपने उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से चली हुई व्यापारिक पवन 10 डिग्री के आसपास पहुंचते पहुंचते अपने दिशा बदल देती हैं और ये ऊपर की ओर उठने लगती हैं और ऊपर की ओर उठते हुए ये वापस जा करके और इस ओर जाती हैं। यहाँ 10 डिग्री से उठना शुरू कर देते हैं, लेकिन 5 डिग्री तक ये पूरी तौर पर उठ चुकी होती हैं। अगर आप इसे समुद्री क्षेत्र पे देखें तो 0 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच की जो हवा होती है ये पूरी तौर पर उठ चुकी होती है और इस क्षेत्र में अगर कोई नाविक इस हिस्से से गुजरता है तो उसे किसी प्रकार का कोई दाब यानी कि कोई प्रेशर ऊपर से महसूस नहीं होता, इसलिए इनकी नौका हल्का सा ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ मौसमी गतिविधियां बिल्कुल ही
शांत रहती हैं, हवाएं बिल्कुल शांत रहती हैं क्योंकि सारी हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। तो यहाँ जो शांत क्षेत्र है इसी को हम शांत पेटी कहते हैं, इसी को हम डोलड्रम भी कहते हैं। तो 0 से 5 डिग्री का जो हिस्सा है इसी को हम डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये डोलड्रम है, ये शांत पेटी। अब दूसरा है अश्वाक्षांश। तो ये अश्वाक्षांश 0 से 30 डिग्री के बीच, यहाँ 30 से 35 डिग्री के बीच जो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र है, इस उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र पे हवाएं गिरती हैं, यानी कि हेडली सेल वाली हवाएं भी यहाँ गिर रही हैं और फेरल सेल वाली भी हवाएं यहाँ से इस ओर गिर रही हैं। तो इस बीच में दोनों ओर की हवाएं यानी ठंडी हवाएं पूरी तौर पर यहाँ गिर रही होंगी, इसीलिए इस हिस्से में ठंडी हवाओं का प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस होगा। यहाँ हवाएं सीधे सीधे गिरती हुई महसूस होंगी, इसीलिए इस हिस्से में अगर कोई नाविक जाता था पुराने जमाने में तो यहाँ उनके नाव इस प्रेशर से डूबने लगते थे समुद्रों में। इसीलिए वो नाविक अपने नौका को हल्का करने के लिए उनको नाव पर से समुद्र में फेंक दिया करते थे। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम उसी समय से अश्व अक्षांश पड़ गया। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच का जो हिस्सा है वो अश्व अक्षांश कहलाता है। वहां पे हवाएं फेरल सेल वाली हवा और हेडली सेल वाली हवाएं वापस गिर रही होती हैं, इसलिए यहाँ अश्व अक्षांश की स्थिति बनती है और हवाओं का प्रेशर महसूस होता है। इसके आगे जब बढ़ते हैं, 30 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ मौसमी हलचल कुछ अलग प्रकार की होती है। यहाँ ये जो हिस्सा है इसको अभी आपने देखा कि ये कटिबंध के तौर पर ये उष्ण था, ये उपोष्ण था, उपोष्ण, और ये शीत था। तो यहाँ 60 से 65 डिग्री के आसपास जो हवाएं मिलती हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र की बिल्कुल ठंडी हवा, और इसकी अपेक्षा ये हवा गर्म है। तो जहाँ पे दो प्रकार की हवाओं का मिलन स्थल होता है, यानी कि ठंडी और गर्म हवाओं का जो मिलन स्थल है, इसी से वाताग्र का निर्माण होता है। यानी कि वाताग्र उस क्षेत्र को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे दो विपरीत गुण वाली हवाएं मिल रही होंगी, यानी कि जहाँ ठंडी और गर्म हवाएं मिल रही होंगी वहीं पे वाताग्र का निर्माण होता है। इस वाताग्र वाले क्षेत्र में जब ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं तो यहाँ सालों भर कोहरा छाया रहता है। आप टाइटैनिक की घटना सुने होंगे, तो ये टाइटैनिक इसी हिस्से में था जहाँ सालों भर घने कोहरे छाए रहते हैं, ठंडी और गर्म हवाओं का मिलन स्थल। और यहाँ पर बादल बने रहते हैं, कोहरा छाया रहता है और बिजली कड़कती रहेगी, बारिश कभी भी हो सकती है, चक्रवात की स्थिति बनी रहेगी। तो ये जो हिस्सा है ये इसी के आसपास 40 से 50 डिग्री, 50 से 60, और इस हिस्से में, इस पूरे हिस्से में एक बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं। उन हवाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है और ये हवाएं मूल रूप से दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चूंकि स्थलीय भाग अधिकतम है और जलीय भाग कम है, जबकि दक्षिणी भाग में जलीय भाग अधिकतम है और स्थलीय भाग कम है, इसलिए हवाओं में दक्षिणी गोलार्ध में स्थिरता होती है और उत्तरी गोलार्ध में अस्थिर हवाएं होती हैं। यानी कि स्थलीय भाग होने की वजह से वहां की भौगोलिक अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भौगोलिक स्थिति पाई जाएगी। इस वजह से अलग अलग क्षेत्रों में हवाओं की दशा में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन समुद्री हिस्से में क्या होता है कि वहाँ एक प्रकार की जलवायु, यानी कि सतह एक बराबर है और पूरा हिस्सा जलीय है, तो तापमान में अधिकतम जगहों पे वहाँ की जो जलवायु होगी, सूर्य की जो स्थिति होगी, उसके अनुसार एक रूपता बड़े क्षेत्र में मिलती है। इसीलिए अक्सर आप देखते हैं कि चक्रवात हमेशा समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि समुद्र में समदाब रेखाएं आसानी से खींची जा सकती हैं। तो यहाँ जो 60 से 65 के बीच हम देख रहे हैं कि जो वाताग्र का निर्माण हो रहा है, इस हिस्से में उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में वाताग्र का निर्माण होता है, जबकि यहाँ 40 से 50 डिग्री के बीच हम देखते हैं कि इसे कहा जाता है गरजती चालीसा, और 50 से 60 के बीच इसे भयंकर पचासा, और 60 से 65 के आसपास का जो हिस्सा होता है इसे चीखता साठा कहते हैं, चीखती साठा। तो ये जो नाम है ये हवाओं के नाम है। ये काफी तेज चलने वाली हवाएं हैं, जैसे आंधी। आप देखे होंगे कि आंधी आने पे बहुत तेज आवाज होती है हवाओं में भी, हवाओं की सरसराहट जैसे होती है। यहाँ पे वही सरसराहट इतनी तेज होती है कि इसे गरजती चालीसा, भयंकर पचासा और चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। तो ये हवाएं हैं और इस वाताग्र वाले हिस्से में चक्रवात आते रहते हैं, इसलिए 60 से 65 डिग्री के आसपास तड़ित झंझार जैसी स्थिति, बिजली कड़कना, बादल हमेशा बने रहना, लगभग बारिश कभी भी आ जाना, चक्रवात हमेशा आते रहना, ये सभी चीजें इस हिस्से की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस हिस्से में देखिए
कि उत्तरी गोलार्ध का जो ये हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिकतम है, स्थलीय भाग यहाँ मैक्सिमम पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये इस हिस्से की बात करें तो यहाँ तो समुद्र है ही नहीं, तो इसलिए इन क्षेत्रों की जो हवाएं होंगी तो वो अलग अलग उच्चावच के कारण, अलग अलग भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ ये जो क्षेत्र थे, चाहे भयंकर पचासा की बात करें या चिकटी साठा की बात करें, ये सब यहाँ नहीं मिलेंगे। जबकि इस हिस्से में देखिए तो यहाँ इस पूरे हिस्से में एक बराबर केवल समुद्र ही समुद्र है। इसी हिस्से में ये पाए जाते हैं। ये 23.5 डिग्री है मकर रेखा। इस मकर रेखा के दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहाँ इस हिस्से से के बाद यहाँ 66.5 डिग्री। इससे पहले का जो ये हिस्सा है ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है। यहाँ ये 50, ये 40 मान लीजिए। तो इसी हिस्से में 40, 50, 60 वाला जो ये हिस्सा है, यहीं पे हवाओं के इतनी तेज चलने की वजह से यहाँ अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये था हवाओं की दिशा और हवाओं के प्रकार, जो ये स्थायी पवन कहे जाते हैं। और जो स्थानीय भागों में पाए जाते हैं उसे स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे भारत में लू का चलना या विभिन्न प्रकार के सिराको या ढेर चीनुक, सीनुक, सिराको, ये सब जो नाम आप सुनते हैं इन्हें स्थानीय पवन कहते हैं। जबकि व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, ये सब जो पवन है ये स्थायी पवन कहे जाते हैं। अब आते हैं मानसून पर। भारत में जो मानसून आता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, भारत को देखते हैं। अब इसे समझिए। मानसून शब्द अरबी भाषा के जो मौसम शब्द है उससे लिया गया था। मौसम का ही बदला हुआ रूप है जिसे मानसून कहते हैं। और मौसम जो या मानसून जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था वो अरब सागर की हवाओं के लिए किया जाता था। तो ये आपका अरब सागर है, ये हिस्सा। अरब सागर में 6 महीने, ये पुराने जमाने की बात है जब मौसम शब्द इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस समय व्यापारी हवाओं को देखकर चला करते थे। 6 महीने जब हवाएं सागर से स्थल की ओर होती थी तो इन्हें जाने में आसानी होती थी। तो ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। यहाँ देखें तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय भाग बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और इसकी अपेक्षा ये सागरीय भाग में उच्च दाब क्षेत्र बना हुआ है। यानी कि अगर भारत की बात करें तो भारत में 21 मार्च के बाद गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे भारत का ये जो हिस्सा है ये गर्म होना शुरू हो जाता है। इस हिस्से के गर्म होने से यहाँ निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। निम्न दाब क्षेत्र यहाँ बनने का जो कारण है ये स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग बहुत तेजी से गर्म होते हैं, इसलिए गर्मी का मौसम जैसे ही आता है, ग्रीष्म ऋतु जैसे ही आता है, वैसे ही लो प्रेशर का निर्माण होता है और यहाँ लो प्रेशर बहुत जल्दी निर्माण हो जाता है। जबकि यहाँ जो स्थलीय भाग है इस हिस्से में हाई प्रेशर बना रहता है, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये हिस्सा ठंडा है। क्योंकि सागरीय भाग विशाल क्षेत्र है और जलीय भाग देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो मार्च से लेकर सितंबर तक ये जो गर्मी का मौसम है, जो अभी हमने देखा कि सूर्य की स्थिति थी 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर का जो हिस्सा है सूर्य के उत्तरायण होने की दिशा है, इसी उत्तरायण वाले हिस्से में 6 महीने सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। क्योंकि दाब क्षेत्र में अभी हमने देखा था कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवाएं चलती हैं। और फिर जब सितंबर में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो लगभग 6 महीने बीत चुके होते हैं, तो यही जो सागरीय भाग है 6 महीने में गर्म हो चुका होता है और ये जो स्थलीय भाग है ये बहुत तेजी से ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो सितंबर के बाद यही स्थलीय भाग यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है और यहाँ उसकी अपेक्षा लो प्रेशर रहता है। तो इस लो प्रेशर की वजह से यहाँ से स्थलीय भाग से हवाएं सागर की ओर चल देती हैं। इसे ही कहा जाता है कि 6 महीने हवाएं सागर से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती हैं। यहाँ देखिए, इसमें ग्रीष्म ऋतु में हवाएं, यहाँ ये हिस्सा गर्म हुआ, गर्म होने से यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी और ऊपर उठेंगी तो इसका मतलब है कि निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हुआ और यहाँ की हवाएं खाली हुई तो आसपास के जो ठंडी हवाएं हैं ये इस स्थान को भरेंगी। तो ये सागरीय भाग की हवाएं स्थलीय भागों में प्रवेश करेंगी और ये जब उठेंगी तो ये वापस अपने जहां से ये आई हैं उसी हिस्से में वापस जाएंगी, यानी कि सागरीय हिस्सों में ठंडी होकर के ये वापस गिरेंगी और गिरने के बाद फिर ये सागर के हिस्से बन जाएंगे और ये स्थलीय भाग की ओर चलेंगे। शीत ऋतु में जो समुद्र वाला भाग है ये हिस्सा गर्म हो गया है तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही हैं। यहाँ से ऊपर उठ करके और उठने के साथ ही ये स्थलीय भाग ठंडा हो चुका है और स्थलीय भाग से सागरीय भाग की ओर ये हवाएं चलेंगी। इस वजह से
यहाँ से हवाएं चलती हैं और ये वापस उठकर स्थलीय भाग की ओर जाएंगी और यहाँ गिरेंगी और गिरकर ये चक्र बनाएंगे, यानी कि यही साल भर चलता रहा है। 6 महीना जाड़े के दिनों में स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में स्थल से सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। तो ये 6 महीने का जो दौर है यही परिवर्तन का दौर है। इसी परिवर्तन के कारण इसे मानसून कहा जाता है और मानसून का मतलब होता है कि वे हवाएं जो समय के अनुसार बदलती रहती हैं और परिवर्तनशील हवाएं, इसे ही मानसूनी हवा कहते हैं। अब आगे देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में मार्च के बाद जो गर्मी बढ़नी शुरू हुई तो इस हिस्से में, यानी कि ये जो चित्र है यह मार्च से लेकर सितंबर तक यही स्थिति रहती है। यहाँ लो प्रेशर का निर्माण हुआ है और यहाँ हाई प्रेशर है, यानी कि यहाँ से हवाएं इस ओर चलेंगी और फिर सितंबर से मार्च तक ये जो हिस्सा है यहाँ हाई प्रेशर होगा, यानी कि स्थलीय भाग ठंडा हो चुका होगा। इस वजह से यहाँ से इस ओर हवाएं चलेंगी, जिसे आप इस रूप में देख सकते हैं। ये जून जुलाई का जो महीना होता है, जून जुलाई में गर्मी अपने चरम पर होती है। इस वजह से हवाएं यहाँ की गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और ये जो हवाएं हैं ये अंदर प्रवेश करती हैं। यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। और जब समुद्री भाग गर्म हो जाता है और स्थलीय भाग ठंडा होता है तो यहाँ से हवाएं इस ओर चलती हैं, तो इसी को कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। यही है मानसून। अब इसे समझते हैं कि वास्तव में तापीय सिद्धांत में क्या कहा गया है। तापीय सिद्धांत में कहा गया है कि जब मार्च के बाद स्थलीय भागों में गर्मी बढ़नी शुरू हुई तो उसके बाद इस हिस्से में आप देखिए वापस, मार्च के बाद जब गर्मी बढ़नी शुरू हुई तो इस हिस्से में निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हुआ। इसे अच्छे से समझिए, तापीय सिद्धांत में क्या कहा गया है। मार्च के बाद जब गर्मी बढ़नी शुरू हुई तो इस हिस्से में जो विशाल निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हुआ, इस वजह से होता क्या है कि अभी पहले पढ़ चुके हैं कि इस हिस्से में विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र था। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र जो बन रहा था, यहाँ ये व्यापारिक पवन चल रही है। व्यापारिक पवनों के जो चलने की दिशा है वह उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि ये हिस्सा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये तीर के निशान दिखा रहे हैं। तो ये व्यापारिक पवनों की दिशा है। ये जो बीच का हिस्सा है 0 से 10 के बीच का हिस्सा विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, ये हिस्सा क्या होता है कि जब यहाँ विशाल निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है और सूर्य जब उत्तरायण होता है, यानी कि यहाँ 21 मार्च को था, 21 मार्च के बाद जब जून में यहाँ पहुंचता है सूर्य, तो ये जो विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र है 0 से 10 के बीच उत्तरी हिस्सा, 0 से 10 उत्तरी गोलार्ध और 0 से 10 दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र बना है, ये 5 डिग्री उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जहां पे ये दोनों मिल रहे थे, वो पूरा का पूरा सिस्टम 5 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। और 5 डिग्री शिफ्ट होने का मतलब है कि यहाँ ये लगभग 15 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। और 15 डिग्री का मतलब पहले 10 डिग्री से 10 डिग्री था, यानी कि आप इसे इस रूप में समझिए। यहाँ पहले ये था 0 डिग्री, 0 से 10 के बीच का ये हिस्सा विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र था। जब जून का महीना आया तो निचले चित्र में देखें, जून का जब महीना आया तो 0 डिग्री यहाँ है और यहाँ देखिए हेडली सेल का मिलना, यानी कि व्यापारिक पवनों का मिलन स्थल, ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ये 15 डिग्री के आसपास तक शिफ्ट हो गया है। यानी कि यहाँ ये अगर हम कहें तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच था, अब ये शिफ्ट होकर के 5 डिग्री से 15 डिग्री, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक शिफ्ट हो गया। इसके शिफ्ट होने से, इसके यहाँ उत्तर की ओर शिफ्ट होने से क्या हुआ कि भारत के स्थलीय भागों के आसपास तक पहुंच गया। ये 10 डिग्री का हिस्सा था, 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। हम उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में, ये 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश, तो हम उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हैं। इस हिसाब से हम पूर्वी में हैं और 0 डिग्री विषुवत रेखा के हिसाब से हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो हम उत्तरी गोलार्ध में 0 से 10 के बीच जो उत्तरी में और 0 से 10 के बीच दक्षिणी में, ये मिलन स्थल था व्यापारिक पवनों का। ये पूरा का पूरा सिस्टम शिफ्ट कर गया उत्तर की ओर। तो ये जो शिफ्ट किया तो ये पहुंच गया इस हिस्से तक, यानी कि ये हिस्सा यहाँ तक पहुंच गया
ये पूरा का पूरा सिस्टम 15 डिग्री तक पहुंच गया। यहाँ ये 5 ही डिग्री तक रहा और यहाँ ये 15 डिग्री तक पहुंच गया। इस वजह से जब क्या होता है कि ये जो व्यापारिक पवन है, जो ये दक्षिण पूर्वी, ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट की यानी कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन इधर से आ रही है और यहाँ से ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन आ रही है। यहाँ क्या होता है इसके शिफ्ट होने से कि ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है यानी कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, ये विषुवत रेखा पार करके उत्तरी गोलार्ध की ओर जाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पे विशाल निम्न दाब क्षेत्र है। और जैसे ही ये पार करती हैं विषुवत रेखा को, वैसे ही कोरियालिस बल कार्य करता है और कोरियालिस बल कार्य करते ही क्या होता है कि हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगी। कोरियालिस बल कार्य करेगा तो कोरियालिस बल यहाँ कार्य किया और ये सोमालिया तट होते हुए, यमन होते हुए ये टकरा करके अपने दाहिनी ओर मुड़नी शुरू हो गई और सीधे भारतीय हिस्से में प्रवेश कर गई। तो ये जो व्यापारिक पवन थी, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, ये भारतीय उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश कर गई और इसी प्रवेश करने के बाद ये भारतीय हिस्सों में प्रवेश करने लगी। और चूंकि ये विशाल निम्न दाब क्षेत्र है और भारत के इस हिस्से को हम दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं, तो भारत के दक्षिण पश्चिम से ये पवनें प्रवेश कर रही होती हैं, इसलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो ये था दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तापीय सिद्धांत का आधार। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ITCZ सिद्धांत क्या कहता है, ITCZ का निर्माण कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ITCZ का उत्तरी खिसकाव क्या है, और उसके बाद हम पूर्वी जेट सिद्धांत को देखेंगे कि पूर्वी जेट सिद्धांत किस तरीके से भारत में मानसून आने में किस प्रकार सहयोग निभाता है। अगले पार्ट में ही हम एल नीनो और ला नीनो की चर्चा करेंगे। अब यहाँ हम मानसून के वापस लौटने या उत्तर पूर्वी मानसून को समझ लेते हैं। सितंबर का जो महीना है, सितंबर में सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, विषुवत रेखा की ओर जा रहा होता है। 22-23 सितंबर को वो विषुवत रेखा पे यानी कि इस हिस्से में पहुंचेगा। सितंबर के शुरुआती महीने में क्या होता है कि इस हिस्से में ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से में एक पछुआ जेट पवन की उत्पत्ति होती है। जेट पवन ऐसी पवनें होती हैं जो दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री, लगभग 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के ध्रुवों के बीच में चलने वाली एक हवाओं का गुच्छा समझिए या हवाओं का एक टुकड़ा समझिए, जो बहुत ही तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही होती हैं और इनके जो चलने की दिशा है वो इस रूप में है, इस तरीके से वो चलती हैं। और इसे जेट पवन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी जेट विमान हिरोशिमा पे बम गिराने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक ऐसी पवन से मुलाकात हुई जो उसके जेट की स्पीड को रोक दे रहा था, और इस वजह से जब उस पवन की जब खोज हुई तो उसे जेट पवन नाम दिया गया, जेट स्ट्रीम नाम दिया गया, और वही जेट स्ट्रीम है और उसी का एक प्रकार है। जेट स्ट्रीम की काफी तेज चलने वाली पवनें होती हैं और 108 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 450 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड इनकी मिल सकती है। यहाँ जो जेट पवन है वो बहुत तीव्र वाली जेट पवन नहीं है। इस जेट पवन का सितंबर में भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में पहुंचना होता है और यहाँ पामीर की गांठ है। पामीर की गांठ से टकराकर यह दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है, एक को कहा जाता है उत्तरी शाखा और दूसरे को कहा जाता है दक्षिणी शाखा। तो यह जो पछुआ जेट पवन, इसे पछुआ जेट पवन ही कहना ज्यादा बेहतर है। तो पछुआ जेट पवन का जब भारतीय हिस्से में प्रवेश होता है, यानी कि पछुआ जेट पवन की दक्षिणी शाखा जब भारत में प्रवेश करती है, उस समय भी सितंबर का महीना होता है और भारतीय हिस्सों में गर्मी होती है, लेकिन जब ये प्रवेश करता है भारत के हिस्से में तो ये हवाएं भारतीय क्षेत्र को धीरे धीरे घेरना शुरू कर देती हैं और यहाँ निम्न दाब क्षेत्र होता है, लेकिन ये जिन क्षेत्रों से आ रही हैं ये नमी लिए हुए आती हैं और यहाँ बारिश कराते हुए आते हुए इसकी अपेक्षा ये ठंडी हवा होती हैं। इस वजह से धीरे धीरे अक्टूबर तक पहुँचते पहुँचते ये लगभग भारत को घेर लेती हैं और इसके घेरने की वजह से इस पूरे हिस्से में हवाएं अगर गर्म भी होती हैं तो वो ऊपर नहीं उठ पाती और संघनन की क्रिया नहीं होती। इस वजह से मानसून रुक जाता है, मानसूनी बारिश रुक जाते हैं और पछुआ जेट पवन जब यहाँ पहुँचता है तो पहुँचने पे भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिक जाड़े के दिनों में जो बारिश होती है इसी पछुआ जेट पवन की उपस्थिति के कारण होती है। अक्टूबर के महीने में जब यह
भारत के पूर्वी हिस्से तक पहुंचता है और उस वहां पहुंचने के बाद जब यह सागर में उतरता है तो यहाँ फिर से कोरियालिस बल कार्य करता है और उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगी, तो यह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं और इस वजह से यह समुद्री हिस्सों को से नमी लेते हुए भारत के आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक के हिस्से में यह नमी लिए हुए प्रवेश करते हैं और इस वजह से ये यहाँ बारिश कराते हैं और यहाँ पश्चिमी घाट की वजह से ये हवाएं यहाँ रुक करके बारिश कराती हैं। इसलिए दक्षिणी भारत में मानसून का जो महीना होता है वह दिसंबर जनवरी का महीना होता है और चूंकि इस स्थान के हिसाब से यह उत्तर पूर्व का हिस्सा है इसलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है और हवाओं की दिशा भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है इसलिए भी इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और इस प्रकार पछुआ जेट पवन की उपस्थिति के कारण और सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण यानी कि विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य के जाने की वजह से यहाँ इस हिस्से में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। इस वजह से सागर की जो भी हवाएं हैं यह इस ओर आकर्षित होने शुरू हो जाती हैं और ये हिस्सा ठंडा होना शुरू हो जाता है और 6 महीने बीतने की वजह से सागरीय हिस्सा गर्म हो जाता है। इसकी अपेक्षा इस वजह से स्थलीय भाग की हवाएं सागर की ओर चलना शुरू कर देती हैं और यहाँ निम्न दाब क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ सागर की ओर ये जो उतरी हैं हवाएं ये इसका हिस्सा बनेंगी और ये चल देंगी दक्षिण की ओर। तो ये कारण है भारत के मानसून के वापस लौटने का, इसे ही उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। भारत में जब मानसून प्रवेश करता है तो भारत के इस हिस्से में पश्चिमी घाट के पास ये मानसूनी हवाएं टकरा करके और यहाँ ज्यादा बारिश कराती हैं क्योंकि यहाँ इस हिस्से में ये पश्चिमी घाट है और यहाँ से सागर से हवाएं जब चलती हैं तो यहाँ इन हवाओं के पहाड़ों की वजह से इन बादलों का यहाँ रुकना होता है, इस वजह से यहाँ बारिश होती है और जब ये बारिश करा लेती हैं, हल्की हो लेती हैं, तब ये पहाड़ी क्षेत्रों को पार करती हैं और पार करने पर पहाड़ी क्षेत्र के इस पास वाले हिस्से में चूंकि नमी की कमी होती है, सारी नमी यहाँ उतार चुकी होती हैं, बारिश कराने के बाद यहाँ आगे बढ़ती हैं और इस वजह से ये वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। और फिर जब आगे बढ़ती हैं तो जहाँ जहाँ नमी लेती जाएंगी और 100% संतृप्त होती जाएंगी वहाँ बारिश कराती जाएंगी और ये भारतीय हिस्सों में प्रवेश करती जाएंगी। भारत में जब ये प्रवेश करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से प्रवेश करते हुए यहाँ उतरेंगी और उतर करके और सबसे पहले भारत के पूर्वोत्तर वाले हिस्से में प्रवेश करेंगी और ये हिमालय से टकरा करके और तब इस हिस्से में मानसूनी पवनों की दिशा होगी और इस तरीके से यहाँ प्रवेश करती हैं। इसी अरावली के इस हिस्से से टकरा करके ये यहाँ बारिश करा देंगी, यानी अरावली के पूर्वी हिस्से में बारिश कराएंगे, इसलिए यहाँ हरे भरे जंगल मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये पार करेंगे तो यहाँ थार मरुस्थल की वजह से, थार मरुस्थल जो बना है वो अरावली की वजह से यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है, जिस वजह से बारिश नहीं होती है और आगे बढ़ने पे इसे नमी नहीं मिलते, इस वजह से यहाँ भी बारिश नहीं होते हैं और ये मानसूनी हवाएं आगे बढ़ जाती हैं। इस तरीके से यहाँ थार मरुस्थल का कारण भी वृष्टि छाया क्षेत्र है और अरावली पर्वत है और भारत में मानसून का आगमन इसी तरीके से होता है। जून के महीने में प्रवेश होता है और सितंबर के महीने में मानसून का वापस लौटना शुरू होता है और अक्टूबर पहुंचते पहुंचते मानसून वापस लौट चुका होता है और दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का महीना होता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।